तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन आपका एक बार फिर से अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपनी क्लासें हो गई थी संविधान सभा की और अब अपने चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर क्या कुछ दिया गया है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये लोग, ये देखो एक तस्वीर शानदार सी है आपके सामने कि भारत का जो संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसको किस प्रकार से सौंपा गया था, ये एक तस्वीर है। इसके बाद में भारतीय संविधान की ये खूबसूरत तस्वीर। और अब अपना टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको एक बार पढ़ के देखेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ेंगे। लिखा है, हम भारत के लोग भारत को, उसके बाद में दे रखा है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसके बाद में दिया है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके बाद में इसमें संशोधन के बारे में दे रखा है। तो एक बार मेरा यह प्रयास रहेगा, आप भी प्रयास करना कि आपको संविधान की जो प्रस्तावना है वो तो कम से कम एक बार कंठस्थ होनी चाहिए। और कंठस्थ इस प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि शुरू से लेके जितने भी अंत तक के शब्द हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर दिया गया क्या है। तो सबसे पहले तो अपने बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यह भारत के संविधान के अंदर कब शामिल की गई। तो आपको पीछे वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जो संविधान का क्या हुआ था, संविधान का दूसरा वाचन हुआ था। संविधान का द्वितीय वाचन कब हुआ था? द्वितीय वाचन की अंतिम तारीख, द्वितीय वाचन और उसकी अंतिम तिथि, द्वितीय वाचन के अंतिम दिन कब था? तो यह था 17 अक्टूबर 1949। यानी कि 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। प्रस्ताव कहां स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप को, किसके? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप को, जो प्रस्ताव लेकर आए थे उसको स्वीकार कर लिया गया था 17 अक्टूबर 1949 को। प्रस्ताव स्वीकार तो हो गया। उसके बाद में आप लोग एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको शामिल करने का विचार कैसे आया। तो सबसे पहले जो संविधान के अंदर प्रस्तावना शामिल करने का काम किया था वो किया था यूएस के संविधान में। यानी कि यूएसए था उसके संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को क्या शामिल किया गया? सर्वप्रथम संविधान के अंदर प्रस्तावना को शामिल किया गया था। कहां? यूएस के अंदर सर्वप्रथम संविधान के प्रस्तावना को शामिल किया गया था। प्रस्तावना कहां शामिल की गई थी सर्वप्रथम? तो आप लोग बता देना कि सर्वप्रथम यूएसए के संविधान में प्रस्तावना के विचार को शामिल किया गया था।
और उसके बाद में अब चलते हैं अपने इसके अंदर की, इसके अंदर मूल तत्व क्या क्या चीजें दे रखी है, मूल तत्व क्या कुछ दे रखा है इसमें। अब चर्चा करते हैं इसके अंदर मूल तत्व क्या है। मूल तत्व किसके? प्रस्तावना के, प्रस्तावना के मूल तत्व। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गए तो इसका मतलब है कि आपको सीधी सीधी संविधान की प्रस्तावना समझ में आ गई। सबसे पहला है कि संविधान की प्रस्तावना में क्या दे रखा है? अधिकार के स्रोत। क्या दिया गया है? अधिकार के स्रोत। कि भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार मिला गया है उनका स्रोत क्या है? तो स्रोत है, पहली ही लाइन में आपको अर्थ दिया गया है। इसका अर्थ आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो शक्ति है, अंतिम सत्ता किसके हाथ में रहने वाली है? अंतिम सत्ता या संप्रभुता वो किसके पास में है? अंतिम सत्ता या संप्रभुता जनता के पास में है। तो ये पहला तत्व है इसका कि इसके अंदर जो आखिरी सत्ता या संप्रभुता है वो किसके पास में है? स्रोत के रूप में। अधिकारों के स्रोत कहां से प्राप्त होते हैं? तो भारत के लोग हैं वो इसकी सत्ता प्राप्त करते हैं, यानी उनसे इसको सत्ता प्राप्त होती है। फिर दूसरा इसका तत्व है कि इसके अंदर राज्य की प्रकृति कैसी है? राज्य की प्रकृति कैसी है? भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? साफ साफ दिया गया है, बोल्ड अक्षरों में दिया गया है कि प्रकृति कैसी है? प्रकृति है भारत की समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारतीय संविधान की प्रकृति है। कैसा है? कि एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कैसा राज्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हो गया कि आंतरिक और बाहरी मामलों के अंदर भारत किसी के अधीन नहीं है, चाहे वो बाहरी सीमा को लेके हो, चाहे आंतरिक मामलों को लेके हो। किसी भी मामले के अंदर अगर भारत को कोई निर्णय लेना है तो वो किसी के अधीन जाके निर्णय नहीं लेगा। एक दूसरा दे रखा है कि इसके अंदर कौन सी चीजें शामिल है कि राज्य की प्रकृति के अंदर समाजवादी राज्य है। कैसा राज्य है? समाजवादी राज्य है। आगे अपने चर्चा करेंगे कि समाजवादी राज्य को किस प्रकार अपनाया गया। समाजवादी शब्द पहले नहीं था और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी राज्य है। समाजवादी का मतलब होगा कि जो राज्य क्या करेगा, जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों के ऊपर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होगा। राज्य इस प्रकार से वितरण करेगा संसाधनों का कि उसके ऊपर किसी एक वर्ग का आधिपत्य ना हो, सभी को बराबर अधिकार मिले। फिर दे रखा है राज्य की प्रकृति के अंदर राज्य कैसा है? राज्य है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह हो गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि राज्य अधार्मिक है या राज्य धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं है, बल्कि धर्म को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। कौन? भारत धर्म को संरक्षण करने का प्रदान करता है। संरक्षण कहां दे रखा है? आप लोग जब अधिकार पढ़ेंगे मूल अधिकार तो उसमें अपने चर्चा करेंगे कि किस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता भारत के अंदर दी गई है, भारतीय संविधान के अंदर दी गई है। तीसरा और उसके बाद में चौथा दे रखा है कि प्रकृति के अंदर कैसा राज्य है, तो वो लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक का मतलब हो गया कि जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? लोकतांत्रिक है, यानी कि वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है। इसके बाद में ये है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या हो गया? गणराज्य का मतलब ये हो गया कि जिस देश का सर्वोपरि या सर्वे सर्वा जो सबसे ऊंचा शासन अधिकारी होता है, संवैधानिक मुखिया को देखें तो भारत का राष्ट्रपति वो कैसा है? वो वंशानुगत नहीं होके जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये दो हो गए। उसके बाद में क्या दे रखा है? उसके बाद में दे रखा है कि इसके अंदर इसके उद्देश्य क्या है। ये हो गए राज्य की प्रकृति और राज्य का क्या है? उद्देश्य क्या है? राज्य के उद्देश्य 3 नंबर पे अपने चर्चा करेंगे तत्व के अंदर। राज्य के उद्देश्य,
तो उद्देश्य के अंदर आप लोग कह सकते हो कि इसके अंदर राज्य के उद्देश्य क्या प्राप्त कराने के, जनता को क्या करवाएगा वो। एक तो न्याय की स्थापना करना है, राज्य का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि राज्य क्या करेगा, स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बना के रखेगा वो। और तीसरा क्या है, तीसरा है स्वतंत्रता के साथ साथ एक चीज और चलती है, वो है समानता। तो तीसरा राज्य का दायित्व हो गया, उसका उद्देश्य हो गया कि वो समानता को बढ़ावा देगा। और क्या करेगा, और क्या करेगा, और करेगा, बंधुता बढ़ाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता तो सुनिश्चित करने का काम करेगा ही करेगा, लेकिन एक चीज और करने का काम करेगा कि बंधुता को बढ़ावा देगा। ये राज्य के क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। प्रकृति हो गई, अधिकार के स्रोत हो गए। चौथी चीज क्या दे रखी है इसके अंदर, चौथी चीज दे रखी है, वो दे रखी है कि इसको स्वीकार कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया, स्वीकार या अंगीकृत कब किया गया। किसे, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, इसकी तारीख दे रखी है, तो वो दे रखी है 26 नवंबर 1949। ये लो भी, संविधान की उद्देशिका के मूल तत्व है वो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। यहां से अब आप लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। प्रस्तावना एक तरह से आपके तत्वों के माध्यम से आपको एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपको विस्तार से बताने की कोशिश करती है कि प्रस्तावना अपने आप में किन उद्देश्यों को लेके चलने वाली है। अब आगे चर्चा करेंगे अपने प्रस्तावना के स्रोत पढ़ लिए, नहीं मूल तत्व पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अपने शब्दों के बारे में, प्रस्तावना के शब्द। एक एक शब्द पे चर्चा करेंगे अपने। प्रस्तावना के शब्द क्या कहते हैं, प्रस्तावना के शब्द क्या कहते हैं। तो सबसे पहला शब्द जब अपने स्टार्ट करते हैं, देखो तो स्टार्ट करने का पहला शब्द क्या है, पहला शब्द दे रखा है हम भारत के लोग। क्या दिया हुआ है, भारत के लोग, यानी कि पहला शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये शब्द दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसको शक्ति कहां से प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है जनता के द्वारा। सत्ता कहां से प्राप्त होती है, जनता के द्वारा। क्या मिलती है इसको, संप्रभुता मिलती है, जनता के द्वारा संप्रभुता प्राप्त होती है। संविधान की प्रस्तावना के मूल शब्द में पहला शब्द है हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना किसके द्वारा स्वीकार की गई और प्रस्तावना के अंदर जो सत्ता है या संप्रभुता है वो स्रोत क्या है उसका, तो वो भारतीय जनता है। इसके बाद में दूसरा अपने चर्चा करेंगे कि ये तो हो गया हम भारत के लोग, पहला शब्द। उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है राज्य के बारे में। राज्य कैसा है, भारत कैसा है, भारत है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखो इसके बारे में चर्चा करें। यहां लिख देता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहले तो इसका अर्थ बता देता हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब यह हो गया कि भारत क्या है, भारत बाहरी व आंतरिक, बाहरी व आंतरिक, बाहरी व आंतरिक मामलों में क्या है, मामलों में संप्रभु है। संप्रभु का मतलब यह हो गया कि वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब यह हो गया कि भारत किसी भी सत्ता के अधीन रहकर अपने बाहरी या आंतरिक मामलों के अधीन काम नहीं करेगा, चाहे वो उसकी बाहरी सीमा को लेके या बाहरी देश विदेश से जो उसने कोई संधि समझौता करना है तो उसके अगर उसने निर्णय लेने हैं तो उस निर्णयों के अंदर कोई दूसरा देश आके ये नहीं कहेगा कि आप इस निर्णय को नहीं ले सकते। इसके बाद में आंतरिक मामलों में भारत के अंदर जितने भी मामले हैं, चाहे वो राज्यों को लेके चाहे संघ को लेके किसी भी प्रकार का मामला है, तो भारत दोनों ही मामलों में क्या है, संप्रभु है। हालांकि 1949 के अंदर क्या कर लिया था, भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले ली थी, लेकिन क्या हुआ था, वो सदस्यता स्वैच्छिक है, उसको भारत कभी भी त्याग सकता है। इसके बाद में शब्द दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद में दिया हुआ है, क्या दिया गया है अपने देखें तो एक बार। प्रभुत्व संपन्न के बाद में शब्द दिया गया है समाजवादी।
क्या दिया गया है? समाजवादी। वैसे तो समाजवादी ये नेहरू और फेबियन समाजवाद से जुड़ी हुई परंपरा है, लेकिन दरअसल क्या है कि समाजवाद को भारतीय संविधान के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है कि प्रकृति कैसी है संविधान के अंदर, समाजवाद क्या, समाजवाद का अर्थ है, ऐसा कहीं भी भारतीय संविधान में प्रस्तावित या उसको स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। समाजवाद का मतलब होता है कि राज्य क्या करेगा? राज्य करेगा संसाधनों का वितरण। राज्य के पास में क्या है? राज्य उत्पादन एवं वितरण, उत्पादन एवं वितरण के जो संसाधन है, संसाधन के अंदर आप लोग बात करें तो जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन जो है वो संसाधनों का वितरण क्या करेगा? संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि प्रत्येक वर्ग के पास लाभ पहुंचे। यानी ऐसा नहीं करेगा कि किसी एक समाज को उसने या एक वर्ग को लाभ पहुंचाना है तो बाकी सभी को वो पीछे छोड़ देगा। संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करेगा कि उसका जो लाभ है वो समाज के प्रत्येक वर्ग के पास में पहुंचे। इसके बाद में क्या दे रखा है? इसके बाद में हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत है, समाजवादी, और उसके बाद में दे रखा है पंथ निरपेक्ष। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाद में चर्चा करेंगे एक संशोधन के बारे में अपने। उसके बाद में दे रखा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, अब देखो आप लोग पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ समझते हैं? पंथ निरपेक्ष का मतलब यह नहीं है कि आप लोग धर्म के मामले में क्या है, धर्म के खिलाफ, ये अर्थ नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप धर्म के खिलाफ है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप क्या हैं, अधार्मिक हैं। इसका अर्थ क्या नहीं है? इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप अधार्मिक हैं। अधार्मिक भी नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि राज्य का क्या है, कोई धर्म है, राज्य का धर्म, यह भी नहीं है। तो फिर क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि राज्य का क्या नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, किंतु राज्य धर्म के मामलों में सभी धर्मों को क्या प्रदान करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन राज्य के अंदर सभी धर्मों को समान महत्व मिले, सभी धर्म एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करने का काम करेगा। यह भारतीय संविधान की अंदर जो पंथ निरपेक्षता है उसका अर्थ है। अमेरिका के अंदर जो पंथ निरपेक्ष है उसका अलग अर्थ निकलता है। इसके बाद में अर्थ दे रखा है, ये अपने शब्दों की घड़ी में कितने नंबर था? 4 नंबर। अब चलते हैं 5 नंबर पे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद में दे रखा है लोकतंत्रात्मक। क्या दे रखा है? लोकतंत्रात्मक।
लोकतंत्रात्मक दे रखा है। लोकतंत्रात्मक का मतलब हो गया कि शासन प्रणाली कैसी है, शासन प्रणाली कैसी है, शासन प्रणाली लोकतंत्र पर अधीन है। यानी कि शासन किसका है, जनता का शासन है। किसका शासन है, जनता का शासन है, जनता का शासन है, जनता शासन करती है। और इसी शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। याद रखना, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अगर पूछ ले तो संसदीय शासन प्रणाली को बोलते हैं। कौन सी प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली को बोलते हैं, ये बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली को। उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है, ऐसी शासन प्रणाली है भारत के अंदर। अब देखो और क्या दे रखा है, और दे रखा है लोकतंत्रात्मक के बाद में गणराज्य। क्या दे रखा है, गणराज्य। 6 नंबर शब्द दे रखा है गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक। क्या मतलब होता है गणराज्य का, गणराज्य का मतलब होता है कि जिस देश का सबसे बड़ा शासन अधिकारी, सर्वोच्च शासनाध्यक्ष, यानी कि सुप्रीम जो सभी से ऊपर है, वो क्या है, वो क्या नहीं है, वो वंशानुगत, वंशानुगत नहीं है। आप लोग ब्रिटेन का उदाहरण ले सकते हैं। ब्रिटेन लोकतंत्र तो है ब्रिटेन के अंदर, लेकिन ब्रिटेन अपने आप को गणराज्य नहीं कह सकता, क्योंकि वहां का जो शासन अधिकारी है, सबसे बड़ा जो शासन अधिकारी है, जिसको किंग या क्वीन कहते हैं, किंग का शासन या क्वीन का शासन, वो वंशानुगत चलता है। जो महारानी का बेटा है या महाराजा है, राजकुमार है, वो उसके बाद में शासन करने का काम करता है। लेकिन भारत के अंदर क्या है, भारत का सर्वोच्च शासन अध्यक्ष कौन है, संविधान के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रपति। कौन है, भारत का राष्ट्रपति। तो और भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है कि नहीं चुना जाता, चुना जाता है। कैसे चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। लेकिन जनता के है तो प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको चुनने का काम करते हैं। ये इसके अंदर दे रखा है शब्दों के अंदर। उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है इसके अंदर न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है, न्याय की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। न्याय कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, याद रखना, इनको क्रम से याद करना है आपको। पहला न्याय कौन सा दे रखा है, पहला न्याय दे रखा है सामाजिक। उसके बाद में कौन सा दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है आर्थिक। उसके बाद में कौन सा दे रखा है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आप लोग देखेंगे सामाजिक न्याय की स्थापना कहां की गई है, भारतीय संविधान के अंदर की गई है। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर भी बात की गई है। किसकी, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसके साथ साथ मूल अधिकारों के अंदर भी इसकी बात की गई है कि राज्य जो उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से करेगा कि राज्य के प्रत्येक वर्ग को इनका लाभ मिले। राजनीतिक न्याय की बात की गई है कि सभी को एक समान माना गया है कानून के समक्ष। अब ये तो बात होगी न्याय की। न्याय 3 प्रकार का याद करना है, कितने न्याय की बात की गई है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा न्याय शामिल नहीं है। 3 आपको ये दे देगा। चौथा, अगर उसमें धार्मिक न्याय शब्द दिया जाता है तो वो नहीं होगा। आप लोग चेक करके उसके बाद में ही इसका आंसर करेंगे। उसके बाद में न्याय के बाद में अब बारी आती है आगे स्वतंत्रता की। देखो एक बार फिर से वापस चलते हैं उसके ऊपर। यहां
स्वतंत्रता शुरू होती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। किसमें दे रखा है? एक तो शब्द दे रखा है विचार, और क्या दे रखा है? एक दे रखा है अभिव्यक्ति। उसके बाद में क्या दे रखा है? कर्म से याद करना है आपको, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। उसके बाद में दे रखा है धर्म, और उसके बाद में क्या दे रखा है? उपासना। कर्म से याद करना है आपको। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति का मतलब आप अपने विचारों को कहीं भी रख सकते हैं। अगर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है उनमें स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसके ऊपर भी युक्त प्रबंध लगाए गए हैं, जो अखंडता शब्द जोड़ा गया है उसके अंदर। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भारत के अंदर मीडिया के ऊपर स्वतंत्रता है, यानी ये चौथा स्तंभ माना गया है लोकतंत्र का। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग विश्वास कर सकते हैं किसी भी धर्म में, उसके अकॉर्डिंग अपने धर्म की उपासना पद्धति कर सकते हैं। आप लोग कहीं भी धर्म की जो स्थापना कर सकते हैं। इसके बारे में दे रखा है कि आपको धर्म के मामले में राज्य आपके अंदर दखलंदाजी नहीं करेगा। उसके बाद में दे रखा है 9 नंबर पर, स्वतंत्रता के बाद में समता या समानता। एक ही बात है, समता या समानता। 2 तरह की समानता दे रखी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर। कौन कौन सी? पहली दे रखी है प्रतिष्ठा, और उसके बाद में क्या दे रखा है? अवसर, यानी आपको बराबर अवसर मिलेंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 दे रखा है, जिसमें सभी वर्गों को अवसर की समानता दी गई है। अवसर की समानता ये आर्टिकल 16 के अंदर दिया गया। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? आप लोग मान सम्मान के साथ में जीवन यापन कर सकते हैं। ये अब आगे 10 नंबर पे कौन से शब्द हैं? देखो, ये बड़े बड़े शब्द तो इसमें शामिल हो गए। अब देखो थोड़ा सा बचा है इसके अंदर। स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, उसके बाद में बचा है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। क्या बचा है? व्यक्ति की गरिमा, यहां बचा है व्यक्ति की गरिमा। गरिमा का मतलब होता है कि आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 और भारतीय संविधान का आर्टिकल 18। 17 क्या कहता है? 17 कहता है छुआछूत का अंत, यानी कि जो जातीय आधार पर भेदभाव किया जाता है उसे भारतीय संविधान स्वीकार नहीं करता, उसकी किसी प्रकार की जगह शामिल नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने की पाबंदी लगाता है। इसके बाद में आर्टिकल 18 क्या कहता है? 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते। सेना और किसी यूनिवर्सिटी से आपको कोई उपाधि मिलती है वो नहीं है शामिल इसमें, लेकिन उपाधियां जो किसी एक जाति का वर्चस्व बढ़ाती हो, वो वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपने नाम के आगे सरनेम यूज करते थे। तो राज्य इस प्रकार की किसी भी उपाधियों को लगाने का अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने पे पाबंदी लगाती थी, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती थी। इस कारण से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया। अब एक और शामिल किया गया, क्या है? 11वां नंबर पॉइंट दे रखा है, उसमें दे रखा है राष्ट्र की एकता। देखो, राष्ट्र की एकता तो आपको पता ही है, राष्ट्र एक माना जाएगा, लेकिन ये तो पहले से शब्द शामिल था, लेकिन इसमें एक शब्द और शामिल किया गया। वो शामिल किया गया था अखंडता, यानी अखंड भारत रहे, भारत टूटे नहीं, भारत किसी भी प्रकार जो विविधता लिए शामिल है अपने अंदर, उनको तोड़ने का काम नहीं हो, ये शामिल किया गया भारतीय संविधान के अंदर, प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 3 शब्दों पे चर्चा की जाएगी। 42वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अखंडता, यानी कि अखंडता को शामिल करके, अखंडता का मतलब टूटना नहीं होता है। ये हो गया आपके अखंडता के ऊपर। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, चर्चा होगी मोटे मोटी तो अपनी। एक और दे रखा है बंधुता। क्या दे रखा है? बंधुता। बंधुता का मतलब हो गया भाईचारा।
यानी कि वो भाईचारे को बढ़ाने का काम करेगा। ये हो गया बंधुता सुनिश्चित करने के लिए, जिसको आप लोग कह सकते हो भाईचारा या आपसी मेलजोल। ये हो गया आपके भाईचारे के बारे में। अब देखो इसके अंदर क्या कुछ है। अब अंतिम पड़ाव पर है ये, अंतिम शब्द क्या कुछ है। अब दे रखी है संविधान को लागू करने की तिथि 26 नवंबर 1949। ये तो अपनी चर्चा हो ही चुकी है, लेकिन 3 शब्द और दे रखे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ये अपनी चर्चा करते हैं इनके ऊपर। ये क्या मतलब होता है, इनका क्या अर्थ है। पहला दे रखा है अंगीकृत। क्या दे रखा है, अंगीकृत। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है अधिनियमित। क्या दे रखा है, अधिनियमित। और तीसरा क्या दे रखा है, आत्मा अर्पित। अब देखो इसका अर्थ होता है अडॉप्ट, इसका मतलब होता है इनेक्ट, और ये होता है गिव टू, आवर स्लैब्स, स्वयं को सौंपना। अंगीकृत का मतलब स्वीकार करना। भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। इनएक्ट का मतलब होता है लागू करना। किसको लागू करना, भारतीय संविधान लागू करना। इसके बाद में आत्मर्पित का मतलब हो गया है स्वयं को समर्पित करना। स्वयं को समर्पित करना। ये अपने शब्दों पे चर्चा हो गई, शब्दों पे पूरे शब्द थे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर जो चर्चा करने योग्य थे, उन सब पे अपने चर्चा कर ली। मूल तत्व क्या है उनके ऊपर चर्चा कर ली। अब अपने चर्चा करते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व, तत्व के बाद, शब्दों के बाद प्रस्तावना का महत्व क्या है। महत्व यह है कि ये पहली बात तो संविधान को समझने में क्या है, संविधान को समझने में सहायक है। कौन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझने में सहायक। अगर कोई भी आर्टिकल आपको समझ में नहीं आता है तो उसको समझने में सहायक कौन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यदि कोई अनुच्छेद आपको क्या लगे, संदिग्ध लगे कि ये ऐसा कैसे हो गया, संदिग्ध या समझने में कठिनाई हो, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रस्तावना क्यों शामिल की गई है। दूसरा, इसके अंदर जुड़ी हुई है भारतीय लोगों की एक तो भावनाएं और आकांक्षाएं। भारतीय लोगों की भावनाएं और आकांक्षाएं क्या है, शामिल है किसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, सूक्ष्म दृष्टि से इसके अंदर शामिल है। तीसरा क्या है, तीसरा इसके अंदर दे रखी है भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, प्रकृति है समाजवादी। राज्य कैसा है, समाजवादी है। और कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। चर्चा की है अपने राज्य की प्रकृति के बारे में, अपने को इससे पता लगता है। पंथ निरपेक्ष है,
पंथ निरपेक्ष के साथ साथ राज्य क्या है? लोकतांत्रिक है। और राज्य क्या है? गणराज्य भी है। ये है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है, ये हो गया। यानी कि प्रस्तावना का ये महत्व है कि आपको भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में पता चलेगा। चौथा क्या है इसके अंदर? चौथा, संविधान को समझने में सहायक, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, राज्य की प्रकृति के बारे में पता चलता है, और भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या हैं? भारतीय संविधान के उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य शामिल है इसमें कि भारतीय संविधान भविष्य में किन उद्देश्यों को अपने अंदर शामिल करता है। संविधान का उद्देश्य है शामिल किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ये महत्व है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब देखो आगे चर्चा करते हैं। प्रस्तावना क्या नहीं है? अब तक तो चर्चा की प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना क्या नहीं है। प्रस्तावना क्या नहीं है, अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या नहीं है प्रस्तावना? पहली बात तो है कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। और क्या नहीं है? प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है और प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, ये प्रस्तावना नहीं है भाई। और क्या नहीं है? तीसरा, तो राज्य के जो विधान मंडल है या विधानसभा है, विधानसभा या विधान मंडल राज्य के विधानसभा या विधान मंडल पर शक्ति स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है, उनको शक्ति नहीं मिल सकती, या उनके ऊपर, इनके आधार पर राज्य जो विधानमंडल है वो भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। ये तो हो गई भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या नहीं है। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर अब तक एक संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या हो चुका है? संशोधन हो चुका है। कौन सा? याद रखना है आपको, एक बार संशोधन हुआ है भारतीय संविधान का, 42वां संविधान संशोधन। बयालीसवां संविधान संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर। पहला शब्द जोड़ा गया, अब आप लोगों ने देखा होगा, समाजवादी। चर्चा की थी कि अपने कौन सा शब्द जोड़ा, तो एक तो जोड़ा समाजवादी और एक जोड़ा पंथ निरपेक्ष। कौन सा जोड़ा? पंथ निरपेक्ष। और एक शब्द और जोड़ा, वो जोड़ा अखंडता। ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। इससे पहले ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिस्से नहीं थे। अर्थ मैंने आप लोगों को इनका बता ही दिया। अखंडता के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि ये अखंडता जो शब्द है वो 19 के 2 आर्टिकल में, 19 के 3 आर्टिकल में और 19 के 5 आर्टिकल में आगे दे रखे हैं। यानी कि ये मूल अधिकारों के अंदर भी अखंडता शब्द को शामिल किया कि अखंडता के आधार पर मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और पंथ निरपेक्षता की, पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है। ये कब कहा गया? ये एसआर बॉम्बे वाद में कहा गया। एसआर बॉम्बे वाद हुआ था, उसके अंदर यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षता कैसा ढांचा है? मूलभूत ढांचा है भारतीय संविधान का, मूलभूत ढांचा। अब देखो, ये हो गया संविधान के प्रस्तावना क्या नहीं है, संशोधन क्या हुआ।
अब देखो संविधान पे जो प्रस्तावना थी उसके अंदर आपको 3-4 वाद याद करने हैं। पहला वाद याद करना है आपको बैरूवारी वाद, बैरूवारी वाद, और यह वाद हुआ था 1960 के अंदर। 1960 के इस वाद में क्या कहा गया? यह कहा गया कि प्रस्तावना क्या नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट याद करना, किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? यह कहा गया बैरूवारी वाद 1960 के अंदर, ऐसा कहा गया। और साथ ही साथ यह कहा गया, यह क्या है? यह है भारतीय संविधान के उद्देश्य को समझने में सहायक, उद्देश्यों को समझने की कुंजी है। ये भारतीय संविधान अगर आपको समझ में नहीं आता है और उनको आपने आर्टिकल्स को समझना है तो उनको समझने की कुंजी है। आर्टिकल आपको अगर क्लिष्ट लगते हैं तो उनको आप लोग कह सकते हैं कि समझने की कुंजी कौन सी है? वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये कब कहा गया? ये बैरूवारी वाद के अंदर कहा गया। इसके बाद में आता है भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा वाद, जो बहुत चर्चित, और अब तक की जितनी भी वाद हुए हैं उनके अंदर जो संविधान की पीठ बैठी है, उनके अंदर जो सबसे बड़ी संविधान की पीठ बैठी थी वो बैठी थी केशवानंद भारतीवाद के अंदर। चर्चित वाद है, आपको एक बार इसको जरूर पढ़ना चाहिए, केशवानंद भारतीवाद। केरल राज्य के साथ में था ये केशवानंद भारतीवाद, और ये आया 1973 के अंदर। अब देखो इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहले वाले निर्णय को एकदम उलट दिया गया। प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें तो नहीं कहा गया, इसमें तो कहा गया कि है नहीं है। इसमें इसके वाद को उलट कर दिया गया और यह कहा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसका भाग है। इसके साथ साथ संसद क्या कर सकती है? संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना क्या कर सकती है? प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन शर्त एक लगा दी उन्होंने। देखो, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, कर सकती है, लेकिन इसके बाद में एसआर बॉम्बे वाद आता है। उसके अंदर यह कहा गया था, नहीं, केशवानंद भारतीवाद के अंदर यह कहा गया था कि संशोधन तो कर सकती है लेकिन आधारभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। ये कह दिया भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर। ये बड़े निर्णय आ गए। इसके बाद में एक वाद और है, एक वाद और है, वो है एसआर बॉम्बे वाद। आप लोगों ने देखा होगा कि जो संविधान की प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्षता शब्द है, उसके अंदर यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षता कैसा है? पंथ निरपेक्षता मूलभूत ढांचा है। उसको मूलभूत ढांचे में शामिल कर लिया गया। मूलभूत ढांचे में शामिल कौन? भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना शब्द दिया गया है वो क्या है? भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल है। अब तक हमने जो चर्चा की है वो आप लोग देखेंगे। हमारी क्लास शुरू हुई थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्व क्या हैं। मूल तत्व इसमें दे रखा है, हम भारत के लोग, यानी कि अधिकारों का जो स्रोत है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो अधिकार मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं भारत के लोगों के द्वारा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि अंतिम सत्ता या संप्रभुता किसके पास में रहती है, वो जनता के पास में रहती है। लेकिन राज्य की प्रकृति कैसी है, तो राज्य की प्रकृति एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य की प्रकृति है, साथ ही साथ समाजवादी है, वो पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। इसके बाद में नागरिकों के बारे में बात की गई थी, उनके नागरिकों को किस प्रकार का न्याय दिलाने का काम करता है, तो राज्य 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है, 2 प्रकार के समानता की बात करता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग इस संविधान की प्रस्तावना के अंदर देखेंगे तो प्रस्तावना के अंदर आपको नजर ये आएगा कि आप लोग जब एक चीज देखेंगे स्वतंत्रता, एक उसके बाद में समानता, और एक आप शब्द देखेंगे बंधुता, ये शब्द के लास्ट में दे रखे हैं। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उनके नारे थे। वहां से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनको शामिल किया गया। अब देखो सारा कुछ हो गया, अब यहां तक पढ़ लिया था अपने। उसके बाद में अपने चर्चा की थी ये प्रस्तावना के शब्दों के बारे में। शब्दों के बाद में अंत में अपने चर्चा की थी कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। महत्व के बाद में हमने इसके अंदर से पढ़ा कि प्रस्तावना क्या नहीं है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि 42वां संविधान जोड़ा गया, संशोधन किया गया, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान शब्द संशोधन द्वारा कौन से शब्द नहीं जोड़े गए। तो एक आपको समाजवादी दे सकता है, पंथ निरपेक्ष दे सकता है, अखंडता दे सकता है, चौथा कोई और दे दे तो वो हो सकता है। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो आप लोग बोलोगे 1 बार। शब्दों की कड़ी याद करनी है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके साथ साथ आपको न्याय के बारे में बात करनी है। एक चीज और कि संविधान की प्रस्तावना के अंदर आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो देखो इधर पहली जो अपने प्रस्तावना को ढंग से पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक तो शब्द दे रखा है लोग दे रखा है। इसके साथ साथ क्या दे रखा है, एक दे रखा है नागरिक, और एक क्या दे रखा है, एक अपने देखते हैं कि इसके अंदर व्यक्ति शब्द दिया गया है। देखो इधर उनके, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नागरिकों को, और यहां देखो व्यक्ति की गरिमा, ये देखो, यानी कि यहां जनता शब्द नहीं दिया गया है। 3 शब्द देखेंगे तो 3 शब्द क्या दे रखे हैं, लोग दे रखा है, नागरिक दे रखा है, व्यक्ति दे रखा है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द कितनी बार आया है, तो भारत शब्द 2 बार आया है। यहां देखो आप लोग, एक ये और एक ये। तो ये अपनी प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे आ गए हैं। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना से आपके सीईटी के अंदर कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। यहां से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये भी याद करना है पूरी। अगर आप याद करके चले जाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आपका संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना का एक महत्व और भी है। अगर अपने मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब, संसद का ढांचा पढ़ेंगे तब, यानी अगर भारतीय संविधान को आपने समझना है ढंग से तो आपको प्रस्तावना कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान के स्रोतों के बारे में बताती है, राज्य की प्रकृति के बारे में बताती है, संविधान को कैसे समझा जाएगा इसके बारे में डिटेल से बताती है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।